हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से ब्रिटिशर्स और अफ़गान्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। डिड यू रिमेंबर दैट कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान हुआ करता था, ये पाकिस्तान था, पहले इंडिया का ही पार्ट था, एंड दिस वाज इंडिया। इंडिया वाली साइड में आप देखोगे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे एंड इस तरफ हुआ करते थे अफ़गान्स। और एक ख़ास बात जो कि हमने अफ़गान और सिंध में देखी कि यहाँ पे चीफ हुआ करते थे जिनको आमिर्स भी बोला जाता था। होता क्या है कि अफ़गानिस्तान के आगे होता था पर्शिया, आज का ईरान वाला एरिया आपको यहाँ पे दिखेगा। रशियंस यहाँ से इन्वेड करने लगे। रशियंस को ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना था, सो दे डिसाइडेड टू एंटर इन पर्शिया देन अफगानिस्तान एंड फाइनली इनटू द नॉर्थ वेस्ट, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को सिंध वाले जो ये आमिर्स हुआ करते थे उनके साथ दुश्मनी लेनी पड़ती है। क्योंकि अब क्या होना था, अगर यहाँ पे रशियंस पहुँच जाते तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस थी वो इन्हीं की बन जानी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेरेन ही ऐसा है, जो लोकेशन है, जोग्राफी ही ऐसी है। दैट्स वाई ब्रिटिशर्स ने ये वाला एरिया कॉन्कर करा, और जिस वजह से फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होता है। दोस्त मोहम्मद के बारे में हमने पढ़ा था। दोस्त मोहम्मद अली, जिनको कैप्चर कर लिया जाता है बाय ब्रिटिशर्स, इंडिया में प्रिजन के अंदर रख दिया जाता है। पर लोगों ने क्या बोला कि हमें नहीं चाहिए जी, ये आपने शाह शूजा जो बिठाया है गद्दी के ऊपर, वी वांट दोस्त मोहम्मद अली बैक। तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको वापस ले आया जाता है। एंड फाइनली अफगान का जो रूल था वो वैसे ही चलता रहता है। अलॉन्ग विद ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी। इन शॉर्ट, बाद में ब्रिटिशर्स और अफगान के रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। पर हाँ, जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, और अफगानिस्तान को वो लोग एज अ बफर रख देते हैं। याद है ना, रिंग फेंस की एक हमने पॉलिसी पढ़ी थी। तो अफगानिस्तान को यहाँ पे बफर की तरह रख दिया जाता है कि कभी भी अगले कोई अगर यहाँ पे इन्वेट करने की ट्राई करता है तो पहले अफगान वाले एरिया में पहुंचेंगे, तब तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब करेंगे शुरू फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अभी क्या है, गवर्नर जनरल में आ चुके हैं जॉन लॉरेंस। इस टाइम पे गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं 1865 के अंदर, जॉन लॉरेंस। इन्होंने दो कंडीशंस रखी। इन्होंने बोला कि जो इंडिया के नेचुरल फ्रंटियर्स हैं, फ्रंटियर्स मतलब कौन कौन से थे, एक अफगानिस्तान देखा जहाँ पे दुरंत लाइन बना दी गई अफगानिस्तान और इंडिया को, जिसने सेपरेट किया, और 1947 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये लाइन आ गई। इस तरफ आपने नेपाल देखा था, यहाँ पे भूटान है, और यहाँ पे म्यांमार जो कि बर्मा वाला एरिया हुआ करता था। तो इन्होंने बोला, जॉन लॉरेंस ने, कि जो फ्रंटियर एरियाज़ हैं यानी कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बर्मा वाला एरिया, इनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ना तो जो कंट्री अफगानिस्तान के वेस्ट में रह रही है वो करेगी, ना तो ईस्ट वाली करेगी, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। और बोला गया कि इनकेस फाइट हो जाती है, ये मान लो अफगानिस्तान है, यहाँ पे पर्शिया और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में अगर फाइट हो जाती है तो क्या करना पड़ेगा, कोई भी फॉरेन हेल्प नहीं लेनी है, बस खुद ही लड़ेंगे। ब्रिटिशर अपनी टीम को लाएंगे आगे, एंड जो पर्शिया वाले होंगे वो अपनी टीम को लेके आएंगे आगे। तो इन शॉर्ट फॉरेन हेल्प नहीं लेनी। तो ये जॉन लॉरेंस ने दो कंडीशंस रख दी। पहली रखी कि फ्रंटियर वाले एरिया को जितना हो सके अनडिस्टर्ब रखो, कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन रखी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई सिविल वॉर हो जाता है तो फॉरेन हेल्प कोई भी नहीं लेगा। इसके बाद एक पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व आती है 1876 में, लॉर्ड लिटन के द्वारा ये लाई गई थी। लॉर्ड लिटन लेके आए पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, एक नई पॉलिसी लेके आए जिसका मेन पर्पस था साइंटिफिक फ्रंटियर्स का, और जो भी ये फ्रंटियर थे उनको प्रोटेक्ट करके रखने का। तो प्राउड में बस एक ही कंडीशन थी कि प्रोटेक्शन करनी है जितने भी फ्रंटियर्स हैं। फ्रंटियर्स का क्या मतलब है दोबारा से, तो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार वाला जो एरिया था उस टाइम पे बर्मा बोला करते थे। तो इनकी प्रोटेक्शन पे फोकस करा अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। पॉलिसी ऑफ मास्टर इनएक्टिविटी में क्या किया, दो कंडीशंस बोली जॉन लॉरेंस ने 1865 के अंदर, कि जो फ्रंटियर एरियाज़ हैं यानी कि अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, आई होप याद हो गया आपको, बार बार बोला मैंने तो याद हो जाने चाहिए। अब बोला गया कि इन एरियाज़ को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन केस यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होती है तो फिर फॉरेन हेल्प नहीं लेनी, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को आप नहीं बोलोगे कि हाँ जी हमारी हेल्प कर दो आके। दैट वाज द मास्टरली इनएक्टिविटी। और दूसरी बोली पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। इसमें कुछ नहीं किया, ये बोला कि ये जो अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार यानी कि बर्मा वाला जो एरिया है उसको साइंटिफिकली हमें प्रोटेक्ट करना है, फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन की बात करी गई पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व के अंदर। अब नेपाल के बारे में बात करेंगे। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में आपने एक रेजिमेंट भी सुनी होगी जिसका नाम है गोरखा रेजिमेंट। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, इंडिया में
कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी पॉलिसी को एक्सपांड कर सकें और इंडियन एम्पायर को हम अपने अंडर कर सकें, क्योंकि उनको पैरामाउंटेंसी की फीलिंग आ चुकी थी कि हम अब डोमिनेटिंग होंगे थ्रू आउट द कंट्री, जिसकी वजह से ये जो नेपाल का नॉर्थ वाला पार्ट था, अब देखो इसका नीचे वाला आ गया साउथ, ये आ गया नॉर्थ वाला पार्ट। नॉर्थ वाला जो पार्ट था ना, ये नेपाल की एक ट्राइब के पास चला गया जो थी गोरखा ट्राइब। गोरखा ट्राइब से भी पहले एक भट्टगांव वाले एरिया में रंजीत मल्ला हुआ करते थे। आपने छेदी मल्ला याद है ना, कुछ कुछ महाजनपद का, तो मल्ल वाला जो एरिया हुआ करता था वहाँ पे रंजीत मल्ला हुआ करते थे। भट्टगांव एरिया था इन नॉर्थ नेपाल, तो उनको रिप्लेस करा था गोरखा ट्राइब ने। ठीक है, पर जब ब्रिटिशर्स एक्सपांड करने आ रहे हैं नेपाल की तरफ पे, तो कौन बैठा हुआ है वहाँ पे अब? गोरखा ट्राइब। 1760 की अगर बात करें तो रंजीत मल्ला हुआ करते थे भटगांव के, पर 1760 में फाइनली गोरखा ने उनको रिप्लेस कर लिया था। क्यों रिप्लेस करना चाह रहे थे नेपाल को? क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो हम यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस पढ़ेंगे, हिमालयन रेंज पढ़ेंगे। डैम जैम से मैंने ट्रिक बताई थी, आई थिंक यहाँ पे नहीं करवाया है, वो ऑफलाइन करवाया होगा, यस। तो यहाँ पे बड़ी सारी अन्नपूर्णा होगी, मंचालू होगी, मकालू होगी, गौरी शंकर आ जाएगी, आपकी एवरेस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की माउंटेन्स थी, और इन माउंटेन्स की दूसरी तरफ आपको तिब्बत मिल जाता है। तो अब ब्रिटिशर्स का एक सपना था कि हम माउंटेन्स को भी कॉन्कर करके रहेंगे, तो दैट्स वाई वो नेपाल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जो ब्रिटिशर्स थे, बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपांड। अब उनका सपना है कि हम माउंटेन्स के आगे जाएंगे। ठीक है, माउंटेन्स के आगे तिब्बत था, चाइना था, तो उनके ऊपर भी डोमिनेंस बनानी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, 1801 में जो इंग्लिश थे उन्होंने गोरखपुर, यानी कि जहाँ पे गोरख ट्राइब हुआ करती थी, भट्टगांव वाले एरिया का नाम पड़ गया था गोरखपुर, उसको कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, अपने अंडर ले आते हैं। और जो गोरखा की बाउंड्री थी, हुआ क्या था ना 1801 में, जो इंग्लिश थे ना, यहाँ पे अब देखो होता क्या है, ये जो गोरखा ट्राइब थी ना, ये नीचे की तरफ जा रही थी, तो ब्रिटिशर ने बोला हुआ था कि ये नॉर्थ वाला पार्ट तो ठीक था, ये तो साउथ वाले में भी एंटर कर रहे हैं, तो इस तरफ से ब्रिटिशर्स आने शुरू हो गए। फाइनली इन दोनों की टेरिटरी आपस में मिल जाती है, नॉर्थ और साउथ में। साउथ में ब्रिटिशर्स थे, नॉर्थ में गोरखा ट्राइब थी, जिस वजह से 1801 के अंदर इंग्लिश ने एनेक्स कर लिया पूरा का पूरा गोरखपुर वाला एरिया। इस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो गोरखाज हैं उन्होंने दो एरियाज, दैट इज़ बटवाल एंड श्योराज, नेपाल के ही एरिया में आएंगे ये, तो ये वाले कॉन्कर कर लिए, जिसकी वजह से ब्रिटिशर और गोरखा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कुछ नहीं हुआ, ये था ना नेपाल वाला एरिया, नॉर्थ में तो ठीक है गोरखपुर वगैरह था, नेपाल वाला एरिया है ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है, तो ये तो ठीक है, ये तो गोरखपुर के अंडर था। पर यहाँ पे दो रीजन थे, बटवाल और श्योराज, इनको बफर की तरह रखा गया था, पर अब बफर की तरह ना रह के ये जुड़ गई कंपनी के साथ। तो कंपनी के साथ जब जुड़ी तो ब्रिटिशर्स और नेपाल की आपस में बिगड़ जाती है। तो वॉर कैसे एंड होती है नेपाल और ब्रिटिशर की? तो ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत। ट्रीटी ऑफ सगौली जो थी 1816 के अंदर साइन करी गई थी, जिसमें नेपाल एग्री कर जाता है कि ब्रिटिश रेजिडेंट उनकी टेरिटरी में रह सकते हैं। हुआ क्या, जो गोरखपुर था ये तो था नॉर्थ वाले पार्ट में, पर अभी इन्होंने इन्वेजन कर दी साउथ वाले पार्ट में, इधर से ब्रिटिशर्स आ गए, दोनों की टेरिटरी मिक्स होगी। तो अब क्या हुआ, गोरखास को ब्रिटिशर ने अपने अधीन कर लिया, इन्फीरियर बना दिया उनको, और फाइनली जो गोरख ट्राइब थी उन्होंने बोल दिया कि ठीक है अब तो इतने आगे आ गए ये ब्रिटिशर्स, तो वी हैव टू अलाउ देम टू एंटर इन द नदर्न पार्ट ऑफ नेपाल। तो इस तरह से ब्रिटिशर ने अपना कॉन्क्वेस्ट नेपाल में भी कर लिया। नेपाल के कुछ इंपॉर्टेंट इलाके थे जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊँ, ये आज के उत्तराखंड में पड़ते हैं। उस टाइम पे थोड़ी थी सेम बाउंड्रीज, उस टाइम पे थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। तो ये गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ हो गया, ये चला गया किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, यानी कि इंडिया के पास है अभी भी, और उस टाइम का गया हुआ है ये। तो यू कैन एनालाइज 1816 की बातें हैं ये सारी। और तेराई रीजन, तेराई हाईली फर्टाइल एरिया, ये भी ब्रिटिशर्स के पास चला गया। अलॉन्ग विद दिस यू विल सी कि इस तरह से जब मैप बनाते हो आप, यहाँ पे नेपाल आता है और यहाँ पे छोटा सा एक और स्टेट आता है अपना जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम के आगे आ जाता है भूटान। ठीक है, तो ये जो सिक्किम वाला एरिया था ये भी ब्रिटिशर्स को चला गया। तो उस टाइम पे नेपाल और ये जो सिक्किम था इनके बीच में कोई बॉर्डर एरिया नहीं था, ये एक ही एरिया हुआ करते थे। जो सिक्किम आज का सिक्किम है वो एरिया भी गोरखास के हाथ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। अब नेपाल के बड़े सारे आर्मी पर्सोनल थे, वो सारे ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लेते हैं फाइनली। और गोरखा रेजिमेंट वगैरह आप सुनते हो, उस टाइम पे उन्होंने खूब सारा साथ दिया ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। नाउ वो भूटान चलते हैं, ये वाला एरिया आपका कंप्लीट हो चुका नेपाल, जहाँ पे गोरखपुर के बारे में हमने पढ़ा और गोरखा रेजिमेंट के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर एंटरिंग टुवर्ड भूटान।
सिक्किम के आगे भूटान वाला एरिया मिलेगा। अब जो भूटान और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशन हुआ करते थे वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाते हैं 1815 ऑनवर्ड। अब जब नेपाल के साथ लड़ाई हो रही है ना ब्रिटिशर्स की, तभी भूटान के साथ भी रिलेशन बिगड़ रहे हैं। देखो, अब खुद ही आइडिया लगाओ, ये है आपका इंडिया, यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे है भूटान। अब जब सिक्किम वाला एरिया चला जाएगा ब्रिटिशर्स के पास, तो ऑब्वियसली जो पड़ोस में एरिया होगा उसके साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से जो भूटान वाला रीजन था यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। और दे रियलाइज्ड, जो ब्रिटिशर्स थे, जब नेपाल को उन्होंने कॉन्कर कर लिया, दे रियलाइज्ड कि ये जो भूटान है ना, ये एक तरह से बफर जोन हम रख सकते हैं। कैसे? ऊपर की तरफ तिब्बत हुआ करता था। अभी तिब्बत की एनेक्सेशन तो चाइना ने जाके 1959 में करी ना, तो यहाँ पे तिब्बत वाला एरिया इनको कॉन्कर करना था ब्रिटिशर्स को। दैट्स वाई दे रियलाइज्ड कि नेपाल की जो टेरिटरी है वो थोड़ी सी टफ है, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जितनी भूटान में नहीं मिलती। तो दिस वाज द वन रीज़न कि उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे हम भूटान को कॉन्कर कर लें। तो ये सारे रीजंस रहे, क्योंकि नेपाल में आपको हिमालयन जो है रेंजेस मिलती थी, महाभारत रेंज आ जाती है लेसर हिमालय की, तो जिस वजह से स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस था ब्रिटिशर्स का वो यहीं पे मिलता है भूटान वाले एरिया में। तो इस वजह से ब्रिटिशर और भूटान की भी बिगड़ने लग जाती है। तो अब ब्रिटिशर्स का पूरा मन बन चुका था कि हमें भूटान वाली जो टेरिटरी है ये भी अपने अंडर करनी पड़ेगी, और इस वजह से उन्होंने एक्सपीडिशन वहाँ पे शुरू कर दिया। भूटान के अंदर आज भी आपको बड़े सारे पासिस मिलेंगे, और उस द्वार्स भी उन्हीं को बोलते हैं जो पासिस होते हैं। पासिस क्या होते हैं? माउंटेन है, मान लो ये दो माउंटेन्स हैं, इनके बीच से कोई रास्ता होगा, उसको बोल देते हैं पासिस। जैसे एक और माउंटेन है, इसके बीच से भी कोई रास्ता निकला है, उसको बोल देंगे पासिस। आजकल तो नेशनल हाईवेज बन गए हैं वहाँ पे, पर उस टाइम पे बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं, स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हैं, गॉड से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, बट यू शुड नो कि पास होता क्या है। तो ये पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकलता है, दैट इज़ नोन एज द पास। इसके बाद 1841 के अंदर क्या होता है, लॉर्ड ऑकलैंड इस टाइम पे गवर्नर जनरल की सीट पे बैठे हुए हैं। इन्होंने असम को अनेक्स कर लिया। असम कहाँ पे पड़ेगा? आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। अब यहाँ पे ना असम बोल लो, मणिपुर बोल लो, आपका मेघालय आ जाएगा, ऊपर अरुणाचल प्रदेश आएगा, वो सारे तो बाद में बने हैं। 1947 के बाद में उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस हुई कि कौन सा एरिया अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा नागालैंड का है, कौन सा मणिपुर है, कौन सा मेघालय है, कौन त्रिपुरा है, कौन सा असम है। तो अभी आप असम भूल जाओ तो सम टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हो। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, अब जा रहे हैं हम चौथे फ्रंट की तरफ। देखो, यहाँ पे नेपाल देख लिया, यहाँ पे भूटान, अब नॉर्थ ईस्टर्न में एंटर कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे बर्मा देखना है हमें। तो ये असम वाला जो एरिया था ये लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने अंडर कर लिया था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के साथ अपना ट्रेड जो है पूरा ओपन हो गया। अब देखो, एक फ़ायदा हुआ भूटान को अपने अंडर करके। यहाँ से एक सिलीगुड़ी या फिर चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में आपने सुना होगा, तो बीच का रास्ता यहाँ से निकल जाता है, लगभग 12 किलोमीटर ब्रॉड है ये, और नॉर्थ ईस्ट के साथ ट्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी अपने अंडर जो है कॉन्क्वेस्ट करना उनका शुरू कर दिया, उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया। अब जो भूटानीज थे उनको बड़ा फोर्स करा गया बाय ब्रिटिशर्स की वो सरेंडर कर दें। फाइनली भूटानीज ने किया भी क्या, एक ट्रीटी साइन कर दी जिसके तहत वो सरेंडर कर देते हैं अपने एरिया को। कौन सा एरिया स्पेसिफिकली? जो प्रोडक्टिव एरिया थे, जहाँ पे चाय के खेत हुआ करते थे, वो इंडिया में आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई भूटान के बारे में। अब चलेंगे बर्मा। बर्मा आपको मिल जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न के साथ जो बॉर्डर कंट्री बनाती है, दैट इज़ म्यांमार। और उस टाइम पे बोला करते थे बर्मा, बाद में चेंज कर दिया गया था, म्यांमार बोल दिया गया। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से वो चाहते थे बर्मा हमारे कंट्रोल में आ जाए। पहला क्या रीज़न था? बर्मा के अंदर ना बड़े घने फॉरेस्ट हुआ करते थे। जब बड़े सारे फॉरेस्ट होते हैं तो यहाँ से आप टिम्बर ले सकते हो। ठीक है, वेपन्स अगर आपको बनाने हैं तो उसमें यूज़ होगा। राइफल होती थी ना, लकड़ी का लगता था पार्ट, टिम्बर हो गया। उसके अलावा आपने एक जगह सुनी होगी असम के अंदर, डिगबोई। होता क्या था, जो अंग्रेज़ थे ना ये बोलते थे डिग बॉय लाइक कि खुदाई करो लड़कों और ज़्यादा करो, तो वो नाम ही जगह का पड़ गया था डिग बॉय। ठीक है, यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स थे, तो नेचुरल रिसोर्सेज बड़े सारे अवेलेबल थे बर्मा वाले एरिया में। तो दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि दे वांटेड टू कॉन्कर म्यांमार या फिर बर्मा। सेकंड रीज़न क्या था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को जो भी चीज़ें चाहिए थी यहाँ पे ऑलरेडी वो रेडीमेड थी, इनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। दिस वाज द सेकंड रीज़न। एंड थर्ड क्या था, जो फ्रेंच थे उनके ऊपर अगर चेक रखना है तो ये वाली जो लोकेशन थी वो उनको बेस्ट लगी। तो देयर वर 3 रीजंस जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इस एरिया को कॉन्कर करना चाहते थे। फर्स्ट, एक तो बहुत घने फॉरेस्ट थे जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे।
सेकेंड रीज़न, जो भी मार्केट ब्रिटिशर्स को गुड्स चाहिए थी उनकी रेडीमेड मार्केट जो थी बर्मा में अवेलेबल थी। एंड थर्ड क्या रीज़न हो गया कि फ्रेंच क्या क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी के ऊपर चेक रखना है, तो बर्मा वॉज द बेस्ट लोकेशन। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं बर्मा के साथ, 3 एंग्लो बर्मीज वॉर्स भी जिनको बोलते हैं, और बर्मा को फाइनली जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाता है इन 1885। नाउ यू कैन सी इंडिया का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा था बिफोर 1947। उसके बाद तो बहुत सारी डिविजन्स हो जाएंगी, सेपरेशंस हो जाएंगी, ठीक है। एनीवेज, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो किंग ऑफ बर्मा हुआ करते थे उन्होंने 3 सक्सेसिव कैंपेन्स करी असम वाले एरिया में। और जो अहोम किंगडम था, अहोम किंगडम वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी है रिसेंटली, खैर वो करंट अफेयर में करेंगे। पर अहोम जो किंगडम हुआ करता था असम का 1821 के अंदर, ये जो है इसको मैनेज कर लिया था किंग ऑफ बर्मा ने। जो बर्मीज थे इन्होंने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन भी शुरू करी, मतलब ये वाला है ना एरिया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर एंटर कर रहे हैं। और जो मणिपुर की साइड में अराकेन और मणिपुर वाला एरिया था उनको अपने अंडर कर लिया था। तो बर्मीज ने देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करा और ये अराकेन और मणिपुर वाला जो एरिया है उनको अपने अंडर कर लिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उनको अब ये जो बर्मा वाला एरिया था उसको कॉन्कर करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट वॉज वन ऑफ द अनदर रीज़न जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की बिगड़ जाती है। एक और रीज़न था जिसकी वजह से ब्रिटिशर और बर्मा की बिगड़ गई, वो था बंगाल और बर्मा के बीच का बॉर्डर। वेल डिफाइंड बॉर्डर था ही नहीं, ठीक है, प्रॉपर लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं थी कि कौन सा एरिया बर्मा का है कौन सा एरिया बंगाल का है। तो ब्रिटिशर्स का तो मेन जो ऑक्यूपेशन था कि उनका मेन यही था कि हम क्या करें, इस एरिया को कैसे, ये जो बॉर्डर एरिया है बीच में, इसको बैलेंस करें और अपना एरिया ज़्यादा एक्सपांड कर पाएँ। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, असम को अटैक कर लिया। एंड अटैक करने के बाद फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर 1824 टू 1826 तक जो कि चलता है, टाइम पीरियड याद कर लो, 2 साल का है, 1824 टू 1826। अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स जो थे वो एक्सपांड करने वाले थे और अराउंड 72 किलोमीटर की जो बर्मीज टेरिटरी थी उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी अवा, अवा तक वो एक्सपांड कर जाते हैं। 72 किलोमीटर एक्सपांशन कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। और पीस कैसे रिस्टोर करा गया, तो एक ट्रीटी ऑफ यांदाबू जो ट्रीटी थी ये साइन कर ली गई बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सेकेंड वन वॉज बर्मा। तो फर्स्ट जो एंग्लो बर्मा वॉर हुआ उसका एंड कैसे हुआ, तो ट्रीटी ऑफ यांदाबू के साथ 1826। अब जो बर्मा था साथ में ट्रीटी ऑफ यांदाबू में कुछ बोला भी तो होगा, ब्रिटिशर कहते हैं आपको ना हमें 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। बर्मा को बोला ब्रिटिशर्स ने कि आपको 1 करोड़ रुपया हमें देना पड़ेगा एज अ वॉर कंपनसेशन, कि आपकी वजह से जो हमारा लॉस हुआ है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। साथ में जो कोस्टल प्रोविंस थे बर्मीज के, अराकान और ये तेनासेरिन, उस टाइम के मणिपुर के आसपास के एरियाज़ हुआ करते थे, वो एरियाज़ भी ब्रिटिशर्स को देने पड़ेंगे। और साथ में जो क्लेम बर्मीज किया करते थे असम, चाचर और जैंतिया वाले एरिया में, ये असम आ गया, ये चाचर जयंतिया आपके मेघालय वाले आज के एरिया में मिल जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया था इतना एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने अपने अधीन कर लिया फाइनली, असम, चाचर एंड जयंतिया। अब इसके बाद कमर्शियल जो टेरिटरी थी उसके ऊपर बातचीत कर ली ब्रिटिशर ने, कॉन्कर भी कर ली जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा। अब जो बर्मीज थे उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि अवा के अंदर, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बर्मा, बर्मा की कैपिटल हुआ करती थी अवा, यहाँ पे थी कैपिटल अवा। अब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बोला हम आपकी कैपिटल अवा के अंदर अपना रेजिडेंट बनाएंगे। तो अगेन जो बर्मीज थे अब वो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस थी उसके अंडर आ चुके थे, तो दे हैव टू एक्सेप्ट कि अवा के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। अफ़गान में भी तो यही करा था ना, ब्रिटिशर ने बाद में अपना रेजिडेंट बना लिया था वहाँ पे, आज तक अवेलेबल है वो वहाँ पर। खैर आजकल तो तालिबानीज आ गए हैं वहाँ पे, बट स्टिल नाउ ब्रिटिश मर्केंट जो थे इनको बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बर्मा के अंदर ये जो डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ से हम कैसे टिम्बर को जितना ज़्यादा हो सके उसको एक्सट्रैक्ट करें। टिम्बर होती है वो जो फर्नीचर में आप लकड़ियाँ यूज़ करते हो, ठीक है, फैक्ट्री में जाती हैं वो, पहले पेड़ की कटाई होती है, बहुत अच्छी होती हैं ये लकड़ियाँ जो घने फॉरेस्ट के अंदर मिलती हैं क्योंकि इनमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। तो बर्मीज़ मार्केट के ऊपर बड़ा ज़्यादा फोकस था ब्रिटिश मर्केंट का कि यहाँ से उठाएंगे ब्रिटिश भेजेंगे फ़ायदा लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड।
और एट द सेम टाइम जो बाकी का एरिया बचा हुआ था बर्मीज किंगडम का, दे वांटेड टू कंट्रोल इट एज वेल। बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने बर्मा को 1852 के अंदर अटैक कर दिया और पेगू वाला एरिया जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया, ओनली रिमेनिंग कोस्टल प्रोविंस ऑफ बर्मा, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हो जाता है। अब जब ये दूसरी बार एक्सपांशन करने लगे ना ब्रिटिशर्स टुवर्ड द बर्मा, जो बचा कुचा एरिया था, तो उन्होंने पेगू वाला जैसे ही एरिया ऑक्यूपाई करा, जिसकी वजह से इनके बीच में दोबारा से युद्ध छिड़ जाता है। इस बार 1 साल का था, 1852 से 1853 तक का। इसकी वजह से जो बर्मीज कोस्टल स्टेट्स थी वो ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर ली, और साथ के साथ जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी पोजीशन इंडो चाइना रीजन पे कंसोलिडेट कर ली, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, जो इंडो चाइना बॉर्डर वाले एरिया है वहाँ पे फ्रेंच बैठ गए हैं आके, नॉर्दर्न म्यांमार वाला जो एरिया है वहाँ पे फ्रेंच बैठ गए हुए हैं। तो चलो ठीक है, ब्रिटिशर भी एक्सपांड कर रहे हैं, फ्रेंच भी अपना हक जमाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बर्मा थे उनको अब इंग्लिश ने सोचा कि ये तो फ्रेंच जो है डोमिनेटिंग होता जा रहा है, नाउ हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सॉफ्ट कर लेते हैं, बर्मीज़ को अगर कोई हेल्प चाहिए होगी हमारी तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सेम हैपेंड फ्रॉम द बर्मा साइड। बर्मीज़ किंग को पहले इन्फ्लुएंस करा, बाद में जो डिमांड थी ये ब्रिटिशर्स की, ये जो बर्मा थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी कि हमें नहीं करना कोई पीस, जिसकी वजह से दोबारा से ब्रिटिशर्स को इन्वेड करना पड़ा। और जब फिर से इन्वेड किया तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर हो जाती है। ठीक है, इनको पता लग गया कोई प्यार प्रेम नहीं है, अपना फ़ायदा है। 1885 के अंदर थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर यहाँ पे छिड़ जाता है। 28 नवंबर 1885 में क्या होता है, जो किंग ऑफ बर्मा थे उनकी डोमिनेशन हो जाती है, दे वर नेक्स्ट टू ब्रिटिश एम्पायर। अब यहाँ पे जो बर्मा एरिया था वो भी चला जाता है ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट फाइट चल रही है फ्रीडम के लिए इन बर्मा, और जो बर्मा नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो शुरू हो जाती है और अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ यू ऑन्ग सा। अब जो थे ये बर्मीज जो पीपल हुआ करते थे, इन्होंने देख लिया ब्रिटिशर्स ने हमें डोमिनेट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे शुरू होती है बर्मीज नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिस जो कि बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ यू ऑन्ग सा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड फाइनली जो बर्मा था वो अपना इंडिपेंडेंस अटेन कर लेता है ऑन 4 जनवरी 1948। 1947 की याद होगी आपको, अपना भारत आज़ाद हुआ था अभी रिसेंटली, प्रीवियस डे जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे पिछले दिन इंडिपेंडेंस डे था। तो 1947 में तो ये हुआ, और 1948 में जो बर्मा है वो अपना इंडिपेंडेंस अटेन कर लेता है। कौन इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे, तो यू ऑन्ग सा, ही वॉज द इम्पॉर्टेंट लीडर हियर। अब चलेंगे तिब्बत। तिब्बत भी तो एक और हमारा फ्रंटियर हुआ करता था, नेपाल के ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि नेपाल तो कॉन्क्वेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। नाउ ब्रिटिशर्स वांटेड कि हम कैसे तिब्बत को ही उस टाइम पे यंग हस्बैंड भी बोला जाता था, मतलब जो तिब्बत के लिए एक्सपीडिशन करी थी ना शुरू जाने के लिए, उसको बोला गया था यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन। ये दिसंबर 1903 में शुरू हो जाती है, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की ट्राई करे जाते हैं, क्योंकि तिब्बत था और जो सिक्किम था, मैप पे अगर देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ नेपाल था, यहाँ सिक्किम आ जाता है, यहाँ भूटान आ गया, ऊपर था तिब्बत। तो तिब्बत और सिक्किम के बीच में बॉर्डर इशू हुआ करते थे, तो उनको रिजॉल्व करने की ट्राई करी गई इन 1903। और तिब्बत वाला एरिया ब्रिटिशर्स क्यों कॉन्कर करना चाहते थे, क्योंकि ऊपर बैठे थे रशियंस, तो रशियंस को अगर टैकल करना है तो अपने पास भी तो वैसा ही ठंड वाला एरिया होना चाहिए जहाँ पे आर्मीज़ की प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो तिब्बत वाला एरिया था उसको भी ये कॉन्क्वेस्ट करने की ट्राई करते हैं। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं वो हैं कर्जन। एक एरिया है लासा वाला, तो यहाँ पे जो तिब्बतन ऑफिशियल थे उन्होंने साइन करी एक ट्रीटी ऑफ लहासा। ये जो ट्रीटी ऑफ लहासा थी दैट वाज साइन बिटवीन तिब्बतन्स एंड ब्रिटिशर्स, और जो उनकी जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे सिक्किम के साथ वो यहाँ पे सॉल्व करे जाते हैं। और साथ में तिब्बत को क्या करना पड़ा, 25 लाख देने पड़े एज अ इंडेमिनिटी, क्योंकि जो चुम्बी वैली थी दैट वाज टू बी ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश फॉर 3 ईयर्स। और जो ब्रिटिश ट्रेड मिशन था वो यहाँ से स्टेशन हो जाता है ग्यांत्से वाली साइड, ये पहाड़ियाँ आ जाती हैं। नाउ ब्रिटिशर्स एग्री कर जाते हैं कि तिब्बत के जो भी इंटरनल अफेयर हैं हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये 25 लाख रुपए ले चुके थे उनसे। और जो चुम्बी वैली वाला एरिया था, चुम्बी वैली आपको इस तरह से मिलेगी सिक्किम, और यहाँ पे मिलेगा एक छोटा सा ऐसे डीप सा पॉइंट मिलता है और इस तरफ भूटान आ जाता है, तो इसको बोलते हैं चुम्बी वैली। अभी ब्रिटिशर्स पड़े हुए थे पीछे अगर हिस्ट्री में देखोगे, और प्रेजेंट में अगर देखोगे तो चाइना इसके पीछे पड़ा हुआ है, चुम्बी वैली बोलते हैं इसको।
तो फाइनली यहाँ पे ब्रिटिशर और तिब्बतन जो थे उनके बीच का जो मैटर था वो सारा सॉल्व हो जाता है. सो वी आर डन विद अराउंड 5 चैप्टर्स. और अब बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने सुन भी रखी होंगी, पर आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. इतनी डिटेल में आपको नहीं मिलेंगे चैप्टर्स. एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं. तो पॉलिसीज़ हमने रिवाइज़ कर ली थी. नेपाल में हमने देखा ट्रीटी ऑफ सगौली याद रखनी है आपको, क्योंकि जो गोरखा ट्राइब थी, गोरखपुर जिन्होंने बनाया था नदरन नेपाल के अंदर, वहाँ पे वो ट्राई करते हैं कि हम कैसे साउथ वाला एरिया भी कॉन्कर करें. साउथ वाला एरिया जो था उसको ब्रिटिशर्स ने बफर जोन की तरह रखा था, पर जैसे ही गोरखपुर ने यानी कि गोरखा ट्राइब ने बुतवाल और श्योराज वाला एरिया कॉन्कर करा तो ब्रिटिशर्स भी उससे बौखला गए और फाइनली इनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं. ट्रीटी ऑफ सगौली के तहत जितना भी एरिया नेपाल ने कॉन्कर करा था वो सारा वापस करना था किसको, ब्रिटिशर्स को. गढ़वाल हो गया, कुमाऊँ, तेराई रीजन, सिक्किम वाला हिस्सा, वो सारा ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है उस टाइम पे. सेकंड जो बफर स्टेट थी या फिर फ्रंटियर था वो था भूटान. भूटान में हमने देखा क्यों बिगड़े रिलेशन, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको समझ आ गई कि ये जो भूटान है इसके ऊपर है तिब्बत. तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखोगे तो तिब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनके बीच से भी रास्ते निकले हुए हैं, पासिस निकले हुए हैं, जिनको दुआर्स बोला. तो नेपाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भूटान की फील हुई एंड फाइनली भूटान की तरफ भी वो इन्वेजन शुरू कर देते हैं. और यहाँ से लॉर्ड ऑकलैंड जो थे भूटान वाले एरिया से असम को अनेक्स कर लेते हैं और जो पूरा का पूरा ट्रेड रूट था ये सिलीगुड़ी या फिर चिकन नेक डोर वाला, वहाँ से ट्रेड के रास्ते पूरे ओपन हो जाते हैं फाइनली. एंड भूटान के कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे चाय की खेती करी जाती थी, तो वो एरिया जो थे वो प्रोडक्टिव एरिया हुआ करते थे, वो अपने अंडर ले लेते हैं. नाउ बर्मा इज़ देयर. बर्मा की बात करें, म्यांमार जो आज का एरिया है, 3 इंपॉर्टेंस थी इसकी. एक तो डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल थे, दूसरा जो भी ब्रिटिशर्स की चीज़ें उनको रिक्वायर्ड थी वो सारी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थी, एंड थर्ड जो था फ्रेंच टेरिटरीज़ यहाँ पे अपना हाथ जमाने की ट्राई कर रही है तो उनके ऊपर भी चेक रखना था. तो वही चीज़ें हुई, बाद में फ्रेंच टेरिटरी यहाँ पे बैठ जाती है जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स चेक लगा पाते हैं. पर थोड़े टाइम के बाद 19th सेंचुरी में आप देखोगे कि जो बर्मा के किंग हुआ करते थे, म्यांमार के जो किंग थे, उन्होंने असम के बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंडर कर लिया था, स्पेशली अहोम किंगडम जो हुआ करता था. बर्मीज़ ने अराकेन और मणिपुर वाला एरिया कॉन्क्वर कर लिया, और जब ये एरिया कॉन्कर किया तो बंगाल वाले एरिया के पास पहुंच जाते हैं. ब्रिटिशर का दिमाग ख़राब हो जाता है कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक बॉर्डर बिटवीन बंगाल एंड बर्मा, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हो जाती है 2 साल के लिए, और 72 किलोमीटर तक का एरिया बर्मा का वो कॉन्कर कर लेते हैं. बर्मा ने बहुत रेजिस्ट किया तो दूसरा एंग्लो बर्मा वॉर हो जाता है, जिसके तहत क्योंकि जो ब्रिटिश मर्केंट थे वो चाहते थे कि अब और ज़्यादा मार्केट इनकी हम अक्वायर कर सकें, पर बर्मीज़ पीपल जो थे वो नहीं चाहते थे. फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक पेगू वाला एरिया इनका कॉन्कर किया, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर हो जाती है. और इस सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर के चलते ही जो फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने इंडिया और चाइना का जो रीजन था वहाँ पे अपनी डोमिनेंस बना ली थी. फॉलोइंग दिस इंग्लिश जो थे उन्होंने बोला कि पीस बनाते हैं, बर्मीज़ को बोला हम पीस एस्टैब्लिश करने की ट्राई करते हैं, पर बर्मीज़ जो थे उन्होंने मना कर दी कि नहीं, जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हो जाती है 1885 के अंदर. एंड फाइनली 1885 में ही 28 नवंबर 1885 में जो बर्मा के किंग थे उन्होंने देवर अनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर, उनका जो एरिया था वो चला जाता है ब्रिटिश एम्पायर. उसके बाद एक मूवमेंट चलती है जिसका नाम था बर्मीज़ नेशनलिस्ट मूवमेंट. ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंचती है जब इनका लीडर बनते हैं यू ओंग सा, एंड फाइनली 1948 के अंदर इनका इंडिपेंडेंस हो जाता है. तिब्बत भी इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए. नेपाल यहाँ पे कॉन्कर हो चुका है, भूटान यहाँ पे कॉन्कर कर लिया है, सिक्किम कॉन्कर कर लिया है. अब इनके पास रास्ता था कि ये तिब्बत जा सकते हैं, पर एक दिक्कत हुआ करती थी कि ये जो तिब्बत और सिक्किम का बॉर्डर था ये वेल डिफाइन नहीं था, जिसके तहत तिब्बत के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं और बोला गया कि तुम हमें 25 लाख रुपए जो है वो कंपनसेशन की फॉर्म में दोगे, क्योंकि तुमने चुम्बी वैली को इलीगली अनेक्स करके रखा हुआ था. तो चुम्बी वैली के पीछे 25 लाख ले लिया अंग्रेज़ों ने तिब्बत से, और साथ में बोला कि हम तुम्हारे इंटरफेयर ही नहीं करेंगे अब इंटरनल मैटर में. तिब्बत को बोल दिया कि तुम अपने रहो, हम अपने रहेंगे, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस फ्रॉम आवर एंड. सो लहासा वाला एरिया था जहाँ पे ट्रीटी ऑफ लहासा साइन करी गई, और वो 25 लाख वाली जो मैंने कंपनसेशन की बात करी वो यहीं पे दी गई थी 3 साल के लिए. जो चुम्बी वैली वाला एरिया था वो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया. पहले ब्रिटिशर पड़े हुए थे इस रीजन के पीछे क्योंकि स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर इंडिया के ऊपर चेक रखना है तो चुम्बी वैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया देयर. तो इस वजह से फिर बाद में ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम आपके इंटरनल मैटर्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे. तो दैट्स हाउ योर फ्रंटियर्स गेट कंप्लीट.
और अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीज़ें। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।